ओके, लास्ट क्लास में हमने किया पेमेंट ऑफ टैक्स सेक्शन नंबर 49 और सेक्शन नंबर 50। 49 में आपको पेमेंट ऑफ टैक्स की सारी प्रक्रिया बताई हुई है। इलेक्ट्रॉनिक लेजर अकाउंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तीनों लेजर अकाउंट थे हमारे पास। फिर उनमें से एडजस्टमेंट कैसे करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट वही था। कैश लेजर का एडजस्टमेंट 1 to 1 होता है, इंटर हेड अलाउड नहीं होता है, पर उसमें पीएमटी 09 फॉर्म की मदद से हम एक हेड से दूसरे हेड में पहले अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं और फिर उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। और जबकि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के जो बैलेंस होते हैं उसके लिए हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा था रूल 88A में, है ना। वहां पे 6 स्टेप याद रखनी है आपको। तो अब नया टॉपिक स्टार्ट करना है हमें, वो है टीडीएस एंड टीसीएस। ओके, तो सेक्शन नंबर 51 आता है आपका टीडीएस का और सेक्शन नंबर 52 आता है आपका टीसीएस का। मतलब क्या होगा टीडीएस का, एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं, उससे आपको टीडीएस का मतलब समझ में आ जाए। सबसे सिंपलेस्ट ऑफ द चैप्टर है ये। टीडीएस का मतलब क्या होगा, ये है आपका सप्लायर, ठीक है, ए लिमिटेड, और इधर होगा सामने सप्लायर के अपोजिट कौन होता है, रेसिपिएंट। ओके, रेसिपिएंट जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट का नया डिपार्टमेंट खुला है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को चाहिए एयर कंडीशनर। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, टेंडर निकाले जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट था 10 लाख रुपीज का था और 20 एसी परचेज करने। तो यहाँ पे ये क्या सप्लाई कर रहा है, 20 एयर कंडीशनर सप्लाई कर रहा है। एक एयर कंडीशनर 50,000 रुपए का मान रहा हूं मैं यहाँ पे। तो टोटल वैल्यू आ जाती है 10 लैक्स प्लस जो भी इस पे जीएसटी होगा। सपोज मैं बोल रहा हूँ ये इंटर स्टेट परचेज हो रहा है तो इसमें आईजीएसटी होगा 18% का, तो ये हो जाएगा आपका 1,80,000। तो इनवॉइस वैल्यू कितनी हो गई, 11,80,000। क्लियर। अब क्या होगा, जब रेसिपिएंट पेमेंट करेगा, जब रेसिपिएंट यहाँ पे पेमेंट करेगा उस वक्त यहाँ पे कहा गया है कि आपको टोटल पेमेंट कितना करना है, आपको टोटल पेमेंट करना है 11,80,000 रुपीज का। इसमें से अब प्रॉब्लम क्या है या डर क्या है वो समझना। गवर्नमेंट जिसको टैक्स कलेक्ट करना है, यहाँ पे किसको टैक्स कलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम ये चाहते हैं कि सप्लायर ने जो सप्लाई की है वो सप्लायर तो अपनी रिटर्न में बताएगा ही बताएगा, पर हम चाहते हैं किसी अदर सोर्स से भी हमें अगर ये पता लग जाए कि सप्लायर ने कोई सप्लाई की है तो क्या यहाँ पे एक रिकंसाइल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। गवर्नमेंट के पास एक और तरीके से एविडेंस आ गया, ठीक है। बाई चांस कभी सप्लायर का मन हो जाए टैक्स चोरी करने का, फिर भी वो टैक्स चोरी नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि कुल मिला के जो सप्लायर टैक्स जमा करा रहा था वो तो कराएगा ही कराएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा यहाँ पे रेसिपिएंट को, देखो आप जिम्मेदार आदमी हो क्योंकि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, तो आप एक काम करो, आप थोड़ा सा इसके टैक्स का हिस्सा आप जमा करा दो, ठीक है। थोड़ा सा इसके टैक्स का हिस्सा आप जमा करा दो। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डबल एविडेंस हो गए। रेसिपिएंट से यहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि सप्लायर ने 10 लाख की सप्लाई की है। अब सप्लायर चाहकर भी इसको टैक्स इवेड नहीं कर सकता। आई बात समझ में, लॉजिक समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको बता रहा हूं करना क्या है। लॉजिक समझ में आ गया क्या, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये रिवर्स चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी होगी यहाँ पे गवर्नमेंट की पेमेंट करने की। इसको नाम दिया गया है टीडीएस। टीडीएस का मतलब क्या, टोटल टैक्स की लाइबिलिटी हमेशा किसकी होगी यहाँ पे, सप्लायर की। तो सप्लायर की लाइबिलिटी कितनी है,
मैं बोल रहा हूँ सप्लायर का आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है 1,80,000 रुपए का। ठीक है, इस 1,80,000 को वो कहां कहां से पे कर सकता है, कौन बताएगा? सप्लायर को 1,80,000 रुपए पे करने हैं तो वो अपने कौन कौन से लेजर अकाउंट को यूज करके पे कर सकता है? दोनों, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को यूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज कर सकता है। ठीक है, ये चीज आप समझ चुके हो। क्रेडिट लेजर का मतलब क्या होगा, आईटीसी पड़ी होगी। कैश लेजर का मतलब क्या होगा, कोई पेमेंट कर रखा होगा या फिर टीडीएस का अमाउंट होगा या फिर टीसीएस का अमाउंट होगा। ठीक है, अब रेसिपिएंट जो है यहाँ पे वो क्या करेगा, पेमेंट करते वक्त टीडीएस डिडक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 2%। कौन से हेड में टीडीएस डिडक्ट करना है, जिस हेड का इनवॉइस था। इनवॉइस में टैक्स क्या था, आईजीएसटी, तो टीडीएस भी कौन से हेड में डिडक्ट होगा, आईजीएसटी में। ओके, तो आईजीएसटी में टीडीएस डिडक्ट हो गया। 11,80,000 का 2% नहीं काटना, वैल्यू ऑफ सप्लाई का 2% काटना है, वो भी कौन सी वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू का। तो यहाँ पे 10 lakhs का 2% हमें टीडीएस डिडक्ट करना है, वो हो जाएगा 20,000 रुपीज। ठीक है, 20,000 रुपीज हो गए यहाँ पे। नेट पेमेंट कितना हो जाएगा, 11,60,000 रुपीज का। तो देखो कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं हो रहा है यहाँ पे कि रेसिपिएंट अपनी जेब से कोई एक्स्ट्रा टैक्स जमा करा रहा है। यहाँ पे 1,80,000 का टैक्स चार्ज किया था सप्लायर ने, उसमें से आपने 20,000 काट लिए और केवल 1,60,000 का ही टैक्स पे किया है। 20,000 टैक्स किसको पे कर देंगे, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देंगे। यहाँ पे 20,000 का आईजीएसटी पे कर दिया जाएगा टीडीएस के रूप में। ठीक है, गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कितना कलेक्ट करना था, 1,80,000, 20,000 तो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है ये जो 20,000 हमें मिल चुके हैं, हम ये रेसिपिएंट के टीडीएस अकाउंट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट कर देंगे। अब बताओ और कितना कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं मान रहा हूँ आईटीसी 0 है तो 1,60,000 रुपए और पे करो और पूरा का पूरा अमाउंट एडजस्ट कर दो। कितना और दे दिया हमने गवर्नमेंट को, 1,60,000। पॉइंट क्लियर। तो टीडीएस बनाने का रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन है, गवर्नमेंट चाहती है हमें कहीं से एविडेंस मिल जाए। क्लियर, किसी को डाउट हो तो बोल दो, अदरवाइज इसको एक बार नोट कर लो। सिंपल सा कंसेप्ट है, टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा, हमेशा रेसिपिएंट डिडक्ट करेगा। आप बोल सकते हो पेयर, पेयर विल बी डिडक्टर एंड पेई विल बी डिडक्टी। जो अमाउंट पे करेगा वही डिडक्ट करेगा। क्या हर पेयर के ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी आती है क्या, नहीं, अभी हम पढ़ेंगे। केवल और केवल कुछ स्पेसिफाइड पर्संस पे टीडीएस की लायबिलिटी आएगी, बाकी किसी को टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। टीडीएस किसी का गलत डिडक्ट हो जाए देन, बिल्कुल वो भी डिस्कस करेंगे। और टीडीएस रिफ्लेक्ट कभी होना ना, जब वो अपने रिटर्न में दिखाएंगे, बिल्कुल ये सिस्टम तो मैचिंग का होता ही है। टीडीएस केवल तभी रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जब ये रेसिपिएंट अपनी टीडीएस की रिटर्न भरेगा। कौन सी टीडीएस की रिटर्न होती है, कौन बताएगा? 20,000 सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिपॉजिट किया है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा किया है डिपॉजिट, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो टैक्स पे करेंगे ना हम, GSTR 7। वेरी गुड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ रेसिपिएंट GSTR 7 फाइल करेगा और जैसे ही 7 फाइल करेगा वैसे ही ये अमाउंट यहाँ पे इसके कैश लेजर में शो होने लग जाएगा। अब वो बातें अलग आती है आपकी कि ये GSTR 7 में नहीं दिखाता तो क्या होगा, ठीक है, वो मैचिंग का कंसेप्ट है। तो वो यहाँ पे अमाउंट शो नहीं होगा, फिर आप फोन करोगे रेसिपिएंट को, वो जाके अगली GSTR 7 में रेक्टिफाई करके अमाउंट डालेगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, बाकी क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, जितना अभी मैंने बताया वो क्लियर है ना, वो चेक कर लो। बाकी तो अभी हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म थोड़ी हुआ है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कुछ अलग सीन नहीं है, वो मैंने लिखा है, अभी आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा।
यहाँ पे रेसिपिएंट जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, मैंने ये कहा था। ठीक है, वो क्यों लिखा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो अभी चैप्टर पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। आप तो केवल इतना सा देख लो जो मैंने बताया है, उसमें कोई दिक्कत है क्या? इसके अलावा जो क्वेरी है वो तो अभी चैप्टर पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाएगी। कोई और भी हो सकता है, अभी पढ़ते हैं, अब एक बार चैप्टर पे आ जाओ। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट ही क्या बोल रहा है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजंस। ये टीडीएस के जो प्रोविजंस हैं ये किस पे अप्लाई होते हैं, किस पे अप्लाई होते हैं मतलब ऐसे कौन से रेसिपिएंट है जिनको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो मैं बोल रहा हूँ सारे रेसिपिएंट नहीं है, केवल और केवल स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है। कुल मिला के 6 नाम याद कर लेना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 नाम याद करने हैं। इन 6 लोगों पे टीडीएस की लायबिलिटी आती है, बाकी और किसी पे टीडीएस की कोई लायबिलिटी नहीं है। कौन कौन नहीं है? पहला डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो अब समझ में आ गया होगा क्यों मैंने वहां गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लिखा था। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। सेकंड, लोकल अथॉरिटी होगी वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। थर्ड, गवर्नमेंटल एजेंसीज होंगी। फोर्थ, an authority set up by an act of parliament or state legislature established by any government with 51% or more participation by way of equity or control to carry out any function। क्या ICMAI, ICAI क्या ये इसके अंदर कवर हो रहे हैं क्या? चेक करो हाँ या ना। CMA इंस्टीट्यूट, CA इंस्टीट्यूट क्या यहाँ कवर हो रहे हैं? बिल्कुल। तो इनके ऊपर भी टीडीएस की लायबिलिटी आ रही है। नेक्स्ट आता है सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। एंड लास्ट आता है आपका PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो क्या ये सारे के सारे मैं बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है? चेक कर लो आप यहाँ पे, सारी की सारी एंटिटी गवर्नमेंट एंटिटीज है ये गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज बोल देता हूँ। तो अभी तक टीडीएस के प्रोविजंस केवल गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज पे ही लागू होते हैं। फ्यूचर में क्या इसको प्राइवेट पर्सन के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है? हाँ जी, किया जा सकता है। डी पॉइंट पढ़ोगे यहाँ पे, डी पॉइंट बोल रहा है किसी भी पर्सन को नोटिफाई किया जा सकता है। तो ये जो नीचे वाली 3 की लिस्ट पड़ी है ये नोटिफाइड पर्सन ही है, तो इनके अलावा भी किसी को नोटिफाई कर सकती है यहाँ पे गवर्नमेंट। ओके, क्लियर है यहाँ तक? देखो जो मैं बता रहा हूँ केवल वो क्लियर है ना, वो आप मेरे को बताते रहो। बाकी डाउट जो होंगे वो चैप्टर खत्म होने के बाद पूछना, हो सकता है तब तक ऑटोमेटिकली 80% डाउट तो खत्म हो जाता है। चलो, अब ये तो हो गया किसको डिडक्ट करना है, पहला पॉइंट। दूसरा, कितना डिडक्ट करना है? सिंपल सी रेट है, 2% की ओवरऑल रेट है। अगर CGST AGST डिडक्ट होगा तो आधा आधा हो जाएगा, मतलब 1% एंड 1%। सिंपल लॉजिक लगा लोगे। कौन से हेड में टैक्स डिडक्ट करना है? जिस हेड का इनवॉइस बन के आया है उसी हेड में टीडीएस डिडक्ट करना है। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल में इनवॉइस में कौन सा टैक्स था? IGST था। इनवॉइस में IGST था, तो टीडीएस भी कौन से हेड में डिडक्ट करना है? IGST में। ठीक है, और वो ई केस लेजर के भी कौन से हेड में आएगा? IGST में ही आएगा। दूसरा, अगर यहाँ बिल में CGST और SGST होता तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 20,000 की जगह हम क्या करते, दो बार दो हेड में टीडीएस डिडक्ट होता, CGST में 10,000 और SGST में 10,000, और इसके ई कैश लेजर में भी दोनों हेड में शो हो जाता। डिडक्ट उसी हेड में कैसे? कैसे का मतलब क्या? कैसे का मतलब क्या बताऊं? उसमें डिडक्ट करना है, यही तो ध्यान रखोगे आप। आपको कल मैंने बताया था ना, जो चालान होता है PMT 06 का जो चालान होता है, उसको जब आप पेमेंट करोगे तो इसमें पेमेंट में वो पूछेगा ना आपसे कि आप किस चीज का पेमेंट कर रहे हो। आप CGST का टैक्स पे कर रहे हो, आप CGST की इंटरेस्ट पे कर रहे हो, CGST की पेनल्टी पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? ये सब चीजें तो पूछेगा वो आपसे। तो यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा क्या आपको? आप कौन से हेड में अमाउंट फिल करोगे वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर आपको TDS जमा कराते वक्त
आईजीएसटी डिडक्ट करना है तो 2% डिडक्ट करोगे, सीजीएसटी आईजीएसटी डिडक्ट करना है तो 1% और 1% डिडक्ट करोगे दोनों। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, क्या हर सप्लायर का टीडीएस डिडक्ट करना है क्या? नहीं, केवल उन्हीं से डिडक्ट करना है जिनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, और वो भी कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है? मोर देन 2,50,000, और वो भी टैक्सेबल सप्लाई का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई होगी तो क्यों टीडीएस डिडक्ट करूंगा मैं? मैंने यहाँ जो लॉजिक दिया है उसको समझो आप। अगर यहाँ कोई टैक्स होता ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ यहाँ कोई टैक्स नहीं होता, तो क्या गवर्नमेंट को कुछ जमा कराएगा क्या टीडीएस डिडक्ट करके? नहीं, ऑब्वियस सी बात है। पॉइंट ही ये था कि कोई टैक्स का इवेजन नहीं कर ले, इसलिए टीडीएस के प्रोविजन बनाए हुए। अगर कोई टैक्स नहीं है कोई टीडीएस नहीं काटना, टैक्स है तो टीडीएस काटना है, वो भी कब? जब टैक्सेबल वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट कितना हो, 2.5 लाख से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट हो, तब टीडीएस डिडक्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में आप ऑलरेडी जानते हो कोई भी टैक्स शामिल नहीं होता है, तो 2.5 लाख की जो वैल्यू है वो क्या है? वो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है, ना कि इनवॉइस वैल्यू है। अब मैं एग्जांपल पूछ रहा हूं, यहाँ पे चेक करना आपको समझ में आया या नहीं आया। देखो, ये सप्लायर है और ये लोकल अथॉरिटी है। लोकल अथॉरिटी पे लाइबिलिटी आती है क्या टीडीएस की? हाँ या ना? क्या लोकल अथॉरिटी पे टीडीएस की लाइबिलिटी आती है? हाँ या ना? हाँ जी आती है, अभी अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, देखो यहाँ सप्लायर ने लोकल अथॉरिटी को सप्लाई की है, आपको बताना है लाइबिलिटी है या नहीं है। मैं चेक कर रहा हूँ केस नंबर 1, केस नंबर 1। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जीएसटी आपकी टैक्स वैल्यू में शामिल नहीं होगा। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में से टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? टैक्सेबल वैल्यू और एग्जेम्प्ट वैल्यू, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा, यहाँ टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा ये बताना है आपको। ठीक है, पहला केस, केस नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 10 lakhs और सारी की सारी टैक्सेबल है, ये 0 है। बताओ टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा? होगा। चलो, होगा तो कितना होगा? 10 lakhs का 2%, 20,000 होगा अगर आईजीएसटी कर रहे होंगे तो, अगर सीजीएसटी आईजीएसटी कर रहे होंगे तो और लगा के लिख देता हूं मैं, 10,000 सीजीएसटी होगा और 10,000 आईजीएसटी होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है इनवॉइस में कौन सा टैक्स लग रहा है, बहुत सिंपल। सेकंड केस, केस नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 10 lakhs की, 10 lakhs में से 2 lakhs तो है टैक्सेबल सप्लाई और 8 lakhs है एग्जेम्प्ट सप्लाई। क्या यहाँ पे टीडीएस की लाइबिलिटी आएगी, हाँ या ना? नहीं आएगी, नो लाइबिलिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इनको नोट कर लो। 10 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो 2.5 लाख से ज्यादा की है, पर उसमें टैक्सेबल वैल्यू केवल 2 lakhs की है, तो यहाँ पे कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। थर्ड पॉइंट, अब की बार आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 10 lakhs की, इसमें से 2.5 lakhs की टैक्सेबल वैल्यू है और 7.5 lakhs की एग्जेम्प्ट वैल्यू है। बताओ टीडीएस की लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी? हाँ या ना? नहीं होगी। 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो डिडक्ट करना है, ध्यान रखना। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इस 1 रुपए पे भी गेम बिगड़ जाता है हमारा। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, लास्ट और लिख देता हूं मैं नॉर्मल सा एग्जांपल।
अगर यहाँ पे 2 lakhs की वैल्यू है और ये भी 2 lakhs है, ये 0 है, तो क्या लाइबिलिटी होगी? नहीं होगी। ठीक है, हो गया नोट? डन। ओके, अब देखो एक और कंसेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद हम नोट्स पे चलेंगे। पहले वो कंसेप्ट देखो। बात बड़ी सिंपल सी है, बस समझनी है आपको। लॉजिकली देखना, मैं बोल रहा हूं ये है लोकल अथॉरिटी और ये जयपुर की है, तो इसको कहाँ रजिस्ट्रेशन लेना है बताओ मुझे? क्या इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना है या राजस्थान में रजिस्ट्रेशन लेना है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज मिलता है कि सेंट्रलाइज्ड? राजस्थान। ओके जी, तो ये है रजिस्टर्ड इन राजस्थान। थोड़ा सा लॉजिकली देखोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा उस पॉइंट को जो मैं बताने वाला हूँ, अच्छे से सुन लेना। इसीलिए ये राजस्थान में रजिस्टर्ड है। इसका जो ई कैश लेजर होगा जिसके थ्रू ये पेमेंट करेगा, उस ई कैश लेजर में कौन कौन से मेजर हेड आ रहे होंगे वो बता दो आप मुझे। मेजर हेड की बात कर रहा हूं मैं, मेजर हेड। माइनर हेड तो आप जानते हो, उसमें टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन सब आते हैं। मेजर हेड कौन कौन से होंगे इसके पास? एक तो होगा सीजीएसटी, वेरी गुड। एक आपने कहा राजस्थान एसजीएसटी, परफेक्ट। तो एसजीएसटी हर स्टेट का अलग अलग है, तो यहाँ पे राजस्थान एसजीएसटी होगा। थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आईजीएसटी भी होगा। अगर ये राजस्थान का नहीं है तो यहाँ कोई यूटीजीएसटी होता, वो इसके होगा नहीं, यूटीजीएसटी नहीं होगा ना। राजस्थान में रजिस्टर्ड है तो यूटीजीएसटी क्यों होगा? और एक कंपनसेशन सेस होगा। वो तो हमने सारे मेजर रेट पढ़े थे। मैंने कहा था ना एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में से तो एक ही होता है। क्या लिखा है आपने? सर सपोज 10 एसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ 50,000 ईच, और 4 एसी डिलीवर होने के बाद और एसी डिलीवर नहीं किए, मींस कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया, देन टीडीएस विल डिडक्ट और नॉट। देखो कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज होने से पहले अगर ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट कर चुके हो तब तो कोई कुछ नहीं करना, रिवर्सल। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो गया और वैल्यू 2.5 लाख से कम आ गई तो फिर टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा पॉइंट। टीडीएस डिडक्ट होने तक चेक कर लेना आपके वक्त। ठीक है, यहां तक एग्री हो ना सब? ये 4 हेड होंगे। अब मैं जो बता रहा हूँ वो भी देख लो। ये जो जयपुर की लोकल अथॉरिटी है, इसने ऑर्डर दिया है परचेज करने का, वही एग्जांपल ले रहा हूँ अगेन में। ठीक है, या और कुछ ले लेते हैं, चलो। यहाँ पे सपोज ये ले रहा है, कोई भी गुड सर्विसेज ले रहा है, और जो सप्लायर है ना, सप्लायर, वो सप्लायर है आपका। तो फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं, सप्लायर भी राजस्थान का है। बताओ ये जो इनवॉइस देगा सप्लायर, इस इनवॉइस में कौन से टैक्स होंगे? टैक्स इनवॉइस में कौन कौन से टैक्स होंगे फटाफट से बताओ। इसमें एक तो सीजीएसटी लगा हुआ होगा, सपोज 1 लाख लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और एक इसमें, अच्छा वैल्यू भी लिख देते हैं वरना थोड़ी दिक्कत होगी। वैल्यू भी लिख देते हैं, मान लेते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई है 10 lakhs, तो सीजीएसटी 9% हो जाएगा 90,000, और एसजीएसटी कौन सा होगा यहाँ पे? राजस्थान वाला, राजस्थान एसजीएसटी हो जाएगा 9% 90,000। ठीक है, अब मुझे बता दो टीडीएस कितना डिडक्ट करना है फटाफट से, और कौन कौन से हेड में जमा होंगे, कौन कौन से हेड में टीडीएस डिडक्ट करेंगे हम। मैं आंसर भी लिखता जाता हूँ। केस नंबर 1 में यहाँ टीडीएस कौन कौन से हेड में डिडक्ट होगा और कितना अमाउंट डिडक्ट होगा? 10,000 होगा। कौन से हेड में?
CGST एंड राजस्थान SGST ईच। चलो परफेक्ट। तो यहाँ पे जो TDS डिडक्ट होगा वो 1% होगा इसमें और 1% होगा इसमें। डिपॉजिट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। डिपॉजिट हो गया। अब ये देखो यहाँ पे ये ई कैश लेजर किसका बनाया मैंने? रेसिपिएंट डिडक्टर का। इसको डिडक्टर बोल देते हैं, डिडक्टर। सेम ई कैश लेजर किसके पास होगा? डिडक्टी के पास भी तो होगा। डिडक्टी के पास फटाफट से बना रहा हूं मैं। एक हेड होगा CGST का, एक हेड होगा राजस्थान SGST का, एक हेड होगा IGST का और एक कंपनसेशन से इससे हमें कोई लेना देना नहीं। बताओ, जैसे ही ये अपनी रिटर्न भरेगा, डिडक्टर यहाँ पे कौन सी रिटर्न भरेगा? GSTR7। वैसे ही ये अमाउंट कहाँ शो होगा? इसी हेड में शो होगा जिस हेड में डिडक्ट हुआ है। सिंपल सी बात है। 10,000 यहाँ शो होगा, 10,000 यहाँ शो होगा। प्रोसेस समझ में आ रही है? इस प्रोसेस में कोई दिक्कत है क्या किसी को? इस प्रोसेस में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार बता दो, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं ले रहा हूँ वो इसी से कनेक्टेड है पूरा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो अब मैं चेंज कर रहा हूं। अब की बार जो सप्लायर है वो सप्लायर, ये नोट कर लेना। अब मैं इसी में चेंज कर रहा हूं। कर दूं इसमें चेंज? इसमें चेंज कर दूं मैं? अब की बार सप्लायर राजस्थान का नहीं है, सप्लायर है दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली का सप्लायर है। बताओ बिल में कौन सा टैक्स होगा? अगर दिल्ली का सप्लायर होगा तो बिल में कौन सा टैक्स होगा? IGST होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिपेंड करता है प्लेस ऑफ सप्लाई पे। IGST और SGST CGST का वो जो डिसीजन है वो कैसे होता है? दो चीजों पे डिपेंड करता है ना, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। ये दो चीजें चेक करनी होती है हमें। अगर ये दोनों सेम स्टेट में है तो CGST SGST, अगर ये दोनों अलग अलग स्टेट में है तो IGST। तो चलो मैं दो केस ले रहा हूं। पहला मैं बोल रहा हूं लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली में है, प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान है। अब क्या लगेगा? IGST लगेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो फटाफट से बना देता हूँ। IGST 18%, 1,80,000 रुपए। 1,80 अगर IGST होगा तो TDS डिडक्ट होगा कौन से हेड में होगा? IGST वाले हेड में होगा, 20,000 रुपए। ये रिटर्न भरेगा GSTR7। कहाँ चला जाएगा ये अमाउंट? ये चला जाएगा डिडक्टी के यहाँ पे 20,000 रुपए। क्लियर? एक बार बोल दो क्लियर है ये वाली बात। पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब देखना थर्ड वाली सिचुएशन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको अच्छे से देख लेना। इसी केस की बात कर रहा हूं। सप्लायर दिल्ली का है। अब की बार लोकेशन ऑफ सप्लायर भी दिल्ली है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली है। तो कौन से टैक्स लगेंगे मुझे ये बता दो। अब की बार कौन से टैक्स लगेंगे? अब की बार लगेंगे CGST और दिल्ली SGST। ठीक है, पक्का? पक्का जी पक्का, यही लगेंगे। तो लगा देते हैं हम यहाँ पे। यहाँ लगेगा CGST, यहाँ लगेगा दिल्ली SGST। कितना कितना होगा? वही 90,000 और 90,000। अब मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। इसके यहाँ SGST का कौन सा हेड होगा? राजस्थान SGST। पर इसके यहाँ SGST का कौन सा हेड होगा? अब समझना है चीज को। मैं बोल रहा हूं अगर ये TDS डिडक्ट कर लेता है तो ये तो इन्हीं हेड में जमा कराएगा ना। हाँ या ना? ये तो इन्हीं हेड में जमा कराएगा। ये आपके कौन से हेड में शो होंगे ये आपको बताना है। ये आपके कौन से हेड में शो होंगे?
कम ऑन कम ऑन, कोई तो बताओ कौन से हेड में शो होंगे ये आपके, प्रॉब्लम हो जाएगी ये ऐसे कैसे आईजीएसटी में शो होंगे, ये हो ही नहीं सकते। इसीलिए इस वाली सर्कमस्टांसेज में उन्होंने कहा है नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस, यहाँ पे कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा इस केस में। रीजन क्या था, तो रीजन उन्होंने जो लैंग्वेज लिखी है वो आपको समझ में आ जाएगी अगर आपको ये सिचुएशन समझ में आ रही है तो। सिचुएशन समझ में आ गई आपको, क्यों टीडीएस डिडक्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसीजरल प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो जिस हेड में टीडीएस डिपॉजिट करेगा वो हेड तो डिडक्टी के यहाँ पे है ही नहीं, तो आप जमा तो करा देगा, ये जमा कराने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बाद में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फिर रिकनसाइल कैसे करेंगे इस केस में, रिकनसाइल क्यों करना है, तो जब डिडक्ट ही नहीं करना तो, ठीक है, डिडक्ट करना ही नहीं है हमें, तो डिडक्ट नहीं करना मतलब नो नीड टैक्स, टीडीएस की लाइबिलिटी खत्म है इस केस में। अब ये कौन सा केस हुआ जिसमें टीडीएस की लाइबिलिटी खत्म हो रही है, इसको कैसे लिखेंगे हम, तो मैं बोल रहा हूं इसमें यहां बोला जा रहा है कि जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है और प्लेस ऑफ सप्लाई है वो किसी अदर स्टेट में, कौन से अदर स्टेट में, अदर देन द स्टेट ऑफ रेसिपिएंट। एलओएस एंड पीओएस डिफर देन, तो मैंने अभी सेकंड केस तो दिया था, एलओएस दिल्ली था, पीओएस राजस्थान था, अभी तो दिया था मैंने आपको केस। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे इन्होंने जो कहा है वो सिचुएशन को उस हिसाब से आप चेक करो। प्रोविजो क्या बोल रहा है, नो टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड इफ द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, ठीक है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, दो चीजें, इज इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट वेयर द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। क्या ये थर्ड वाली सिचुएशन मैच हो रही है, हमारे केस में रेसिपिएंट कहाँ रजिस्टर्ड था, राजस्थान में, लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ था, दिल्ली में, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहाँ थी, दिल्ली में, तो ये वाली सिचुएशन आपकी मैच हो रही है। ऐसे केस में टीडीएस नहीं काटना, क्यों नहीं काटना वो विद लॉजिक हमने चेक कर लिया। ठीक है, चले आगे। फटाफट से एक बार थम्स अप कर दो, आगे चले हम, फिर आ गया होगा इतना समझ में आपको। क्वेरी क्या है बताइए। क्वेरी क्या है, फटाफट से बोलो क्वेरी। चलो आगे पढ़ते हैं, अभी तक क्वेरी आई नहीं है। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं, टीडीएस प्रोविजन नॉट अप्लीकेबल, तो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती है कि जो प्रोविजन है उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ लोगों को वो अप्लाई नहीं होते। तो यहाँ पे तीन कैटेगरी है जिन पे ये टीडीएस प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। कौन कौन है, पहला सप्लाई रिसीव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस वाले अगर कुछ भी परचेज करेंगे उनको कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। सप्लाई बाय पीएसयू टू अनदर पीएसयू, एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को सप्लाई करेगी, कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। वेदर और नॉट डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब एक ही पैन नंबर के अंदर दो पीएसयू आ रही है उनको भी नहीं करना, अदर होंगी उसको भी नहीं करना। सप्लाई बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 51(1), मतलब जो 51(1) में जो स्पेसिफाइड है कि मान लेते हैं राजस्थान गवर्नमेंट है, वो यूपी गवर्नमेंट को कुछ सामान सेल कर रही है या सर्विस दे रही है, कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। ठीक है, सिंपली बात है, जो टीडीएस के लिए लाइबल पर्सन है वो आपस में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिटिंग टीडीएस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट वही 18% पर एनम होगा यहाँ पे। टीडीएस सर्टिफिकेट का एक कंसेप्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है।
जैसे ही आप टीडीएस पे करोगे गवर्नमेंट को, वैसे ही जीएसटीआर 7A में एक टीडीएस सर्टिफिकेट बना के किसको देना पड़ेगा? डिडक्टी को। कौन सर्टिफिकेट देगा? सर्टिफिकेट देगा डिडक्टर। किसको देगा सर्टिफिकेट? डिडक्टी को। क्यों देगा वो आप समझ पा रहे हो? क्यों देगा? ताकि यहाँ पे डिडक्टी जो है वो क्लेम कर सके अपना टीडीएस का अमाउंट। क्या क्या लिखा हुआ होगा टीडीएस सर्टिफिकेट में? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जैसे कि अभी हमने बोला था, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी थी? 11,80,000 थी इंक्लूडिंग जीएसटी। रेट ऑफ डिडक्शन कितनी है? 2%। अमाउंट डिडक्टेड कितना? 20,000। अमाउंट पेड टू गवर्नमेंट कितना? 20,000। ये सारी चीजें इसमें लिख के देनी होती है आपको सर्टिफिकेट में। ठीक है, छोटे छोटे से पॉइंट है, देखो एक तरीके से टॉपिक है, चैप्टर नहीं है। फिर आ रही है लेट फीस, मोस्ट इंपोर्टेंट। कितनी लेट फीस देनी पड़ेगी हमें टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं देने की? ये जीएसटीआर 7 रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ टीडीएस सर्टिफिकेट अगर टाइमली इशू नहीं करते। कितने दिन में टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है? चलो बताओ, अभी अभी पढ़ाया मैंने। कितने दिन में टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है और कहां से वो दिन गिनने हमें? 5 डेज में करना है। कहां से 5 डेज काउंट करने हैं? 5 डेज कहां से स्टार्ट होंगे? जब टीडीएस डिपॉजिट करवाया है। बिल्कुल, टीडीएस डिपॉजिट से 5 दिन देखने हैं आपको, टीडीएस डिडक्ट करने से नहीं देखने। ठीक है, डिपॉजिट से 5 दिन में आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देना है। नहीं दे पाते तो हर दिन 200 रुपए पर डे लगेंगे और मैक्सिमम 10,000। 200 का मतलब 100 रुपए अंडर सीजीएसटी एक्ट और 100 रुपए अंडर एसजीएसटी एक्ट। यानी जब रिटर्न भर दी, हाँ जी, ठीक है, जो रिटर्न भरोगे आप उसी में टैक्स पेमेंट होता है, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो कि रिटर्न भरने की डेट से। पर आपको लिखना यही होगा, क्योंकि एग्जाम में वो चेक करेंगे तो लिखा हुआ यही होना चाहिए, टीडीएस डिपॉजिट से 5 दिन। ठीक है, नेक्स्ट है टीडीएस रिटर्न। टीडीएस रिटर्न कौन सी जाती है यहाँ पे? जीएसटीआर 7। ड्यू डेट क्या होती है? 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। टीडीएस जो हमने डिडक्ट किया है वो रेसिपिएंट मतलब डिडक्टी के कौन से लेजर अकाउंट में जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी है ऑलरेडी। लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है रिवीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू चेक कर लेनी है। मान लेते हैं कि पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, देखो एग्जांपल पे देखते हैं यहाँ पे। लोकल अथॉरिटी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था 2 लाख का। तो 2 लाख का जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कोई टीडीएस नहीं काटना। कॉन्ट्रैक्ट के साथ 1 लाख का पेमेंट भी कर दिया, कोई टीडीएस नहीं काटना, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 15 दिसंबर को क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो गया 5 लाख रुपए पे। 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब टीडीएस डिडक्ट करना है। क्वेश्चन ये है कि टीडीएस क्या 5 लाख पे डिडक्ट करना है या केवल 4 लाख पे, क्योंकि 1 लाख हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। चलो रिप्लाई करेंगे। ओके, तो 5 लाख रुपए आप बोल रहे हो, आंसर इज परफेक्ट, क्योंकि स्क्रीन पे दिख भी रहा है आपको। आपको यहाँ पे पूरे पे अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 1 लाख रुपए ऑलरेडी पे कर चुका हूं तो क्या मैं उस पर डिडक्ट नहीं करूं। नहीं, आपको पूरे 5 लाख पे डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सिंपल सा आंसर है, रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप लाइबिलिटी चेक करोगे। अगर रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख का है तो पूरे 5 लाख पे टीडीएस डिडक्ट करना है। क्लियर? क्लियर है? अब आप इस टीडीएस से रिलेटेड कोई डाउट है वो पूछ सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक इतना ही है।
हाँ जी, आप पूछ रहे हो गलत डिडक्ट कर दिया तो गलत डिडक्ट करने के केस में ये होता है कि जो डिडक्टर है वो डिडक्ट करके क्या करेगा, देखो इसमें कोई इशू नहीं होते वैसे। डिडक्टर ने डिडक्ट करके किसको जमा करा दिया, गवर्नमेंट को, ठीक है। और डिडक्टी के कौन से अकाउंट में ये अमाउंट चला जाता है, ये जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, है ना। अब कैश लेजर का आपको पता है कि इसमें अगर कोई बैलेंस पड़ा है तो इसका कभी भी रिफंड मांगा जा सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत कट भी गया तो किसी को कोई लॉस नहीं होने वाला, इसलिए गवर्नमेंट ने दोनों को ऑप्शन दे रखे हैं। डिडक्टर भी चाहे तो ये भी रिफंड मांग सकता है और डिडक्टी चाहे तो अपने कैश लेजर से भी रिफंड मांग सकता है, पर दोनों में से किसी एक को ही रिफंड मिलेगा। हाँ जी, सत्यम बोल रहा है टीडीएस डिडक्ट होता है मींस काट के पेमेंट कर देते हैं रेसिपिएंट को, बस ये नहीं समझ आया कि वो पेमेंट में सीजीएसटी एजीएसटी में ही काटना है मतलब। अभी बताता हूँ, ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल में लिखा रहा हूँ, उसमें चेक करना आप कौन सा काटना है। अच्छा, एग्जाम्पल तो मैंने लिखा है अभी ऊपर, ये देखो, एक मिनट इधर आना आप और यहाँ चेक करना। इसी चीज की तो मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी अमाउंट काटनी है, मतलब क्या हुआ, यही तो मतलब हुआ कि अगर बिल में 10 लाख रुपए सीजीएसटी और एसजीएसटी लग के आ रहा है, तो आप जब डिडक्ट करोगे तो कोई हेड में तो डिडक्ट करोगे ना। अगर सपोज मैं यहाँ राजस्थान कर दूं वापस, इतना सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, तो वो हेड कहाँ दिखाना है पेमेंट करते वक्त, पेमेंट करते वक्त जो चालान बनता है ना आपका PMT-06, वो भी तो ऐसा ही बनेगा, उसमें भी हेड दिए हुए रहेंगे कि आप सीजीएसटी पे कर रहे हो, राजस्थान एसजीएसटी पे कर रहे हो, आईजीएसटी पे कर रहे हो, आप पे क्या कर रहे हो, टीडीएस तो पे कर रहे हो, आपका टीडीएस भी तो हेड होगा ना, टीडीएस का कौन से हेड में पेमेंट कर रहे हो, तो ये आपको चालान के अंदर फिल करना होता है। समझ रहे हो बात को, तो उसकी हम बात कर रहे हैं कि ये कौन सा टैक्स डिडक्ट करना है आपको, ठीक है। तो वो सिंपल सा आंसर है, जो बिल में लगा हुआ है वो डिडक्ट कर लो। बिल में आईजीएसटी है तो आईजीएसटी डिडक्ट कर लो, बिल में सीजीएसटी एसजीएसटी है तो वो डिडक्ट कर लो। और कोई क्वेरी? और कोई क्वेरी है किसी को? नहीं, ठीक है, ओके। तो देखो टीसीएस का चैप्टर है नेक्स्ट हमारा, सेक्शन नंबर 52, टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब सबसे पहले एक बार इसका कंसेप्ट देख लो, ये क्या बोल रहा है, उसके बाद इसके प्रोविजंस देख लेते हैं। ये प्रोविजन किस पे लागू हो रहा है, ये हो रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर पे। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर का मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे अमेजोन, ठीक है। अमेजोन क्या कर रहा है, तो ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझ में आती है अमेजोन का बिजनेस मॉडल क्या होता है। यहाँ पे कोई सप्लायर है और ये सप्लायर है जो कि मोबाइल सेल कर रहा है ऑनलाइन, ठीक है, और मोबाइल किससे सेल कर रहा है, अमेजोन के थ्रू, ठीक है। तो सप्लायर का नाम लिख देते हैं हम ए लिमिटेड, और अब कस्टमर इसके बहुत सारे होते हैं, है ना। इसमें भी एक इश्यू है तो इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये सप्लायर सपोज है राजस्थान का, राजस्थान का सप्लायर हो गया, और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ये कस्टमर को सेल करेगा। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे कस्टमर जो है वो कस्टमर है, ये भी कस्टमर भी राजस्थान का ही है। एक ऑर्डर आया, कस्टमर ने ऑर्डर दिया किसको, कस्टमर किसको ऑर्डर देगा, कस्टमर ऑर्डर देगा अमेजोन को, और अमेजोन की वेबसाइट पे वो ऑर्डर किसके पास पहुंच जाएगा, सप्लायर के पास। अब
यहाँ पे इतना सा मुझे बताओ कि सप्लायर जो बिल देगा वो कस्टमर को देगा या ई कॉमर्स को देगा? आपने भी अमेजोन से गुड्स मंगवाए होंगे कभी, क्या इनवॉइस अमेजोन की तरफ से आता है क्या आपको, या सप्लायर की तरफ से आता है? सप्लायर से आता है, वेरी गुड। इको आपको नहीं भेजता इनवॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स जो डिस्पैच होंगे वो होंगे इको मतलब अमेजोन के थ्रू, पर बिलिंग किसको होगी और डिस्पैच भी किसको होगा, गुड्स। तो सप्लायर गुड्स भेजेगा कस्टमर को, ठीक है। कस्टमर को सपोज यहाँ पे मोबाइल सेल हो गया, तो मोबाइल में टैक्स इनवॉइस भी आएगा साथ में। टैक्स इनवॉइस जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, इसमें मैं लिख देता हूँ मोबाइल की वैल्यू सपोज 1 लाख है, ठीक है। बताओ कौन से टैक्स लग के आएंगे, कौन से टैक्स लग के आएंगे यहाँ पे? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है ये या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है? ठीक है, आपने कहा सीजीएसटी लगेगा इसमें, एक तो एक इसमें लगेगा राजस्थान एसजीएसटी। ओके जी, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना कितना लगेगा, मैं रेट मान लेता हूँ इसकी 12%, तो 6% ये लगेगा और 6% ये लगेगा, तो ये हो जाएगा 6,000 रुपए का सीजीएसटी, 6,000 रुपए का राजस्थान एसजीएसटी। टोटल पेमेंट हो गया 1,12,000 रुपए। बताओ क्या कस्टमर ए लिमिटेड को पैसे देगा क्या, या वो अमेजोन को पैसे देगा? नॉर्मली जो सिस्टम होता है, हालांकि होने को दोनों चीजें हो सकती है, पर नॉर्मली सिस्टम होता है कि कस्टमर पेमेंट करता है अमेजोन को, ठीक है ना, क्योंकि डिलीवरी देने वाला अमेजोन का आदमी आता है। तो यहाँ पे पेमेंट कितना किया जाएगा, ये पेमेंट करेगा 1,12,000 रुपए का टोटल, ठीक है। ये पेमेंट आ गया अमेजोन के पास। अमेजोन ये पेमेंट किसको करेगा, सप्लायर को। तो सप्लायर को अमेजोन पेमेंट करेगा कितने रुपए का, 1,12,000। मैं एक बार इसके कमीशन को इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी बिलिंग सेपरेट होती है, क्योंकि अभी हम बात करें गुड्स का पेमेंट करते वक्त अमेजोन को जो लाइबिलिटी दी गई है वो दी गई है कि आप यहाँ पे टीसीएस डिडक्ट करेंगे, ठीक है। टीसीएस कलेक्ट करेंगे बोल रहे हैं, हालांकि हो डिडक्ट ही रहा है वैसे, पर इसका नाम दिया है इन्होंने टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। कितना टीसीएस कलेक्ट करना है, टीसीएस कलेक्ट करना है 1%। अब टोटल 1% है, तो अगेन वही सेम लॉजिक। कौन सा लॉजिक, इनवॉइस में कौन से टैक्स हैं, देखो इनवॉइस में अगर टैक्स है सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो आपको भी दो डिडक्ट करने पड़ेंगे टीसीएस में, सीजीएसटी डिडक्ट करना पड़ेगा और राजस्थान एसजीएसटी डिडक्ट करना पड़ेगा। कितना, 0.5% एंड 0.5%, कितना होगा बताओ, ½ % और ½ % कितना होगा, किसका काटोगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई का। तो 1 लाख का ½ % 500 रुपए और 500 रुपए, तो कितना पेमेंट कर दोगे आप, 1,11,000 रुपए का पेमेंट कर दोगे आप ए लिमिटेड को। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब एक अगेन एक प्रॉब्लम आएगी, वो समझ लेना वापस। मैं बोल रहा हूँ ये जो इको है वो रजिस्टर्ड है कहाँ पे, ये इको तो मुंबई में है सपोज, इस इको का केवल और केवल मुंबई में ऑफिस है, पूरे इंडिया में और कहीं ऑफिस नहीं है। अब इसके कैश लेजर में कौन कौन से हेड होंगे, फटाफट से बताओ मुझे। इको के कैश लेजर में, इको इको के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कौन कौन से हेड होंगे? एक तो सीजीएसटी होगा, दूसरा महाराष्ट्र एसजीएसटी होगा, तीसरा आईजीएसटी होगा, ठीक है, बाकी को छोड़ते हैं। अब मुझे ये बता दो, इस इको को डिपॉजिट क्या करवाना है, डिपॉजिट तो करवाना है इसको सीजीएसटी और राजस्थान एसजीएसटी, जबकि इसके पास हेड ही नहीं है। क्या जमा करा पाएगा क्या ये, क्या ये डिपॉजिट करवा सकता है, हाँ या ना? नहीं करवा सकता, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, टीडीएस वाले टाइम पे तो इन्होंने कह दिया कि टीडीएस की लाइबिलिटी खत्म कर दो ऐसे केस में, पर टीसीएस के केस में वो क्या बोल रहे हैं, टीसीएस की लाइबिलिटी खत्म नहीं करेंगे, हम बोलेंगे इस इको को भैया आपको राजस्थान में भी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी।
मैंडेटरी हो जाएगा यहाँ पे, मैंडेटरी टू टेक टीसीएस रजिस्ट्रेशन। आपको पता है टीसीएस का रजिस्ट्रेशन सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है इन राजस्थान। क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि सप्लायर यहाँ का है। तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूँ जहां जहां का सप्लायर होगा उस हर जगह पे अमेजोन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कौन सा रजिस्ट्रेशन? टीसीएस वाला, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहे हम। अब देखो, अब इसके पास कौन सा हेड आ जाएगा यहाँ पे? राजस्थान वाले रजिस्ट्रेशन में ये हेड आ जाएगा, प्रॉब्लम सोल्ड। ये 500 और ये 500 पे कर देगा। पे करने के बाद कौन सी रिटर्न फाइल करता है बोलो? इको कौन सी रिटर्न फाइल करता है अपने टीसीएस के लिए? GSTR 8। वेरी गुड। तो ये GSTR 8 फाइल करेगा। जैसे ये GSTR 8 फाइल करेगा, जो आपका सप्लायर है इसके ई कैश लेजर में जाके अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। इसके ई कैश लेजर में कौन से में जमा होगा? 500 CGST में जमा हो जाएगा और 500 राजस्थान SGST में जमा हो जाएगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। देखो समझ लो, इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो। इस पॉइंट में दिक्कत की बात कर रहा हूं मैं, आप अदर क्वेश्चंस मत पूछना। एक बार जो मैंने बताया इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वो बता दो, बाकी तो अभी पूरा चैप्टर होने के बाद क्वेरी पूछना। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं पहला, लाइबल कौन होगा टीसीएस कलेक्ट करने के लिए? तो आप बोलोगे ई कॉमर्स ऑपरेटर। हर ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर टीसीएस की लाइबिलिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि टीडीएस में 2.5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र था, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। अगर 10 रुपए का भी इनवॉइस होगा तो भी टीसीएस काटना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, क्या टीसीएस केवल टैक्सेबल सप्लाई पे काटना है? हाँ जी, क्योंकि टीसीएस आप काटोगे वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। और क्यों काट रहे हो? ताकि इस टैक्स में से कुछ हिस्सा इको जमा करा दे। अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई होगी तो कोई टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 4, इको को उस हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जिन, सिंपल बोले तो जो इनवॉइस में टैक्स लगे हुए हैं। ठीक है, या फिर मैं ये बोल सकता हूं जहां का सप्लायर है। ओके, क्लियर है यहां तक? चैप्टर पे आ जाते हैं। टीसीएस पहला सेक्शन 52(1), एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ध्यान रखना यहाँ किसी को नहीं छोड़ा है। यहाँ पे कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हो सबको टीसीएस की लाइबिलिटी आती है। एक चीज और आपको बता रहा है यहाँ पे, इतना सा और बता दो, अगर ये कस्टमर यहाँ पे डायरेक्टली पेमेंट कर देता सप्लायर को 1,12,000 का, अब बताओ क्या इको टीसीएस काट सकता है यहाँ पे? और काटेगा तो किस में से काटेगा? ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। अगर इको पेमेंट कलेक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर तो ही टीसीएस की लायबिलिटी आएगी, अदरवाइज लायबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं बोलोगे फिर कि अब सप्लायर से कलेक्ट किया जाएगा, अलग से पैसा लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ जी, एवरी इको, इको का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, नॉट बीइंग एन एजेंट, शेल कलेक्ट टीसीएस एट द रेट ऑफ 1%, 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी। और अगर 1% आईजीएसटी होगा तो 1% ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ये क्या होता है ये भी देखना है अभी। मतलब किसका 1% कलेक्ट करना है? मेड थ्रू इट बाई अदर सप्लायर्स where the consideration is to be collected by the e-commerce operator for such supplier। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब वो पेमेंट कलेक्ट कर रहा है तभी काटेंगे, अदरवाइज कलेक्ट नहीं करेंगे। एक्सप्लेनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है? नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता है रिटर्न्स को लेस करेंगे हम। ठीक है, अगर कोई एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन सेक्शन 9(5) made during any month reduced by the aggregate value of taxable supply returned to the supplier during the said month। क्या मतलब है? फटाफट से देखो यहाँ पे। देखो ये अमेजोन पे हमने अकाउंट खुलवा रखा है, किसने? ए लिमिटेड ने। तो ए लिमिटेड अमेजोन के थ्रू गुड सेल करता है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं आपको अप्रैल, मई और जून 3 महीनों की इसकी सेल बता देता हूं मैं, या सप्लाई लिख देते हैं हम। सप्लाई की है इसने थ्रू अमेजोन।
ठीक है। अमेजोन के थ्रू इसने सप्लाई की है अप्रैल मई और जून में, कितने कितने रुपए की करी है, यहाँ पे इसने करी है 5 लाख की, मैं जीएसटी एक्सक्लूड करके बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसने सप्लाई की है सपोज 8 लाख की, और यहाँ पे इसने सप्लाई की है सपोज 3 लाख की। ओके, और ले लेता हूँ एक तो मंथ और एक पॉइंट समझ में आ जाएगा ताकि आपको। जुलाई, यहाँ मान लेते हैं सप्लाई की है 1 लाख की, ठीक है। सप्लाई थ्रू अमेजोन, आपको पता है अमेजोन से सप्लाई आती है तो गुड्स रिटर्न भी होते हैं, रिटर्न ऑफ गुड्स, ठीक है। गुड्स रिटर्न आ गए। अप्रैल में सपोज कुछ भी रिटर्न नहीं आया, मैं बोल रहा हूँ 0। मई में 2 लाख का रिटर्न आ गया, जून में 1 लाख का रिटर्न आया है, 2 लाख का, 1 लाख का, और जुलाई में जो है वो 2 लाख का रिटर्न आया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, अप्रैल मंथ में इको को टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी होगी या नहीं होगी, पहले तो ये बताओ। क्या यहाँ पे कोई वैल्यू का खेल था क्या? नहीं था ना। अगर कोई टैक्सेबल सप्लाई है तो टीसीएस कलेक्ट करना है, सिंपल, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं यहाँ नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैलकुलेट करनी है पहले आपको, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, क्योंकि इसके बाद ही आगे सॉल्व किया जा सकता है। नेट वैल्यू क्या है, इन दोनों का नेट कर दो, सप्लाई में से सेल्स रिटर्न लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 लैक्स, ये कितना आएगा 6 लैक्स, ये कितना आएगा 2 लैक्स, और ये कितना आएगा नेगेटिव माइनस का 1 लाख, ठीक है। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आ गई। अब बात आ रही है टीसीएस की। टीसीएस कलेक्ट होगा क्या रेट से होगा, एट द रेट ऑफ 1%। किसका 1% कलेक्ट करना है, नेट वैल्यू का कि टोटल सप्लाई का? नेट वैल्यू का। तो 5 लाख का 1% 5,000 कलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 6,000 कलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 2,000 कलेक्ट करेंगे। लास्ट जो मंथ मैंने लिखा है कोई बता सकता है उसमें कितना कलेक्शन होगा? जुलाई मंथ में कितना कलेक्शन किया जाएगा? 0, नो कलेक्शन, वेरी गुड। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव वापस नहीं दूंगा मैं उनको, ठीक है। जो कलेक्ट कर चुके हैं वो कर चुके हैं, वापस कुछ नहीं देना, केवल और केवल आपको कलेक्शन नहीं करना उस मंथ में। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? रिटर्न सप्लाई से ज्यादा कैसे, ठीक है, और होगी ना कलेक्ट होगा। कोमल क्या लिखा है आपने, वापस से लिखना एक बार। सप्लाई रिटर्न ज्यादा कैसे हो गई, पिछले मंथ का भी तो रिटर्न आ सकता है। यहाँ पे जो 2 लाख 2 लाख की सेल्स रिटर्न आ रही है जुलाई में, वो जरूरी है जुलाई की सेल्स का ही रिटर्न हो, वो जून वाले का भी तो रिटर्न हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो मंथ टू मंथ चेक नहीं करना आपको, तो चेक करना है इस मंथ में टोटल सप्लाई कितनी है और इस मंथ में टोटल रिटर्न कितने का है। वो रिटर्न किसी भी मंथ से रिलेटेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे कलेक्शन कैसे करना है समझ में आ गया सबको, क्लियर? हाँ या ना? नेट वैल्यू कब देखेंगे, मंथ एंड होने के बाद। हाँ जी, मंथ एंड होने के बाद देखेंगे। कब पे करना होता है टीसीएस हमें, मंथ एंड होने के बाद 10 तारीख तक पे करना होता है ना। टीसीएस कब पे करूंगा मैं, मंथ एंड होने के बाद 10 तारीख तक, ठीक है। बट सर पेमेंट तो पहले हो जाता है और टीसीएस भी तभी डिडक्ट हो जाता है, और रिटर्न बाद में हुई तो जुलाई वाला बता दो सर। ठीक है, आपका क्वेरी मैं समझ रहा हूँ, आप ये बोलना चाह रहे हो, इस केस की बात कर रहा हूँ, चलो मैं मई मंथ में, आप ये बोल रहे हो मई में सप्लाई की थी लिमिटेड ने, सप्लाई करने से 8 लाख रुपए आए, मान लेते हैं सप्लाई हो गई थी 10 मई को, 10 मई को सप्लाई हुई, 8 लाख रुपए आए, अमेजोन ने 8 लाख रुपए दे दिए किसको, ए लिमिटेड को, ये बोलना चाह रहे हो आप? हाँ जी। उसके बाद रिटर्न आया, अब क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट बोल रही है मंथली बेसिस पे,
अगर आपने सपोज यहाँ पे टीसीएस काट भी लिया था, 8 लाख पे टीसीएस काट लिया था आपने, मैं मान लेता हूँ 8,000 रुपए का, तो क्या दिक्कत है? टीसीएस काटने का मतलब क्या हुआ? आपने पेमेंट कम किया है लिमिटेड को, है ना? आपने ए लिमिटेड को 8,000 रुपए कम दिए हैं, अभी तक वो कोई रिटर्न तो फाइल हुई नहीं है। जैसे ही मंथ एंड होगा आपको पता लगा 2 लाख का रिटर्न आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 लाख का पेमेंट, 2,000 रुपए का पेमेंट और कर दूं, हो गया नेट कलेक्शन 6,000 रुपए का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? तो भाई उन्होंने 8,000 रुपए काट लिए थे, उसमें से 2,000 रुपए उनको वापस दे दो, कि 8,000 इसीलिए काटे थे आपने कि मैं आपका टीसीएस जमा कराऊंगा और आपके कैश लेजर में आ जाएंगे, ऐसा कहा था अमेजोन ने। अब वो 8,000 जमा नहीं कराएगा तो 2,000 आपको वापस दे देगा, ठीक है? फिर आपने कहा जुलाई वाला बता दो। देखो जुलाई में क्या हो रहा है, जुलाई में 1 लाख की तो सप्लाई हो रही है और 2 लाख का रिटर्न आ रहा है। रिटर्न कहाँ से आ रहा है? ये जो आपने पहले सप्लाई की थी उनमें से भी तो हो सकता है रिटर्न, हो सकता है अप्रैल का रिटर्न हो, मई का रिटर्न हो, जून का रिटर्न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता किस मंथ का रिटर्न है। रिटर्न आ कब रहा है? वो जुलाई मंथ में रिटर्न आ रहा है, तो यहाँ पे नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई होगी माइनस का 1 लाख। तो ऐसे केस में कोई टीसीएस नहीं कलेक्ट करना, ठीक है? ऐसे केस में कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगी ई कॉमर्स ऑपरेटर, ना तो कलेक्ट करेगी और ना कोई आपको रिफंड करेगी। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिटिंग टीसीएस वही 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। इंटरेस्ट 18% लगेगा। टीसीएस सर्टिफिकेट का कोई कंसेप्ट नहीं है, जैसा टीडीएस में हमने पढ़ा था कि 5 दिन में टीडीएस सर्टिफिकेट देना होता है। टीसीएस सर्टिफिकेट का कोई कंसेप्ट नहीं है। आप टीसीएस वाले को कौन सी रिटर्न भरनी है? जीएसटीआर 8 में तो भरनी है इसको मंथली रिटर्न, और एक इसको एनुअल रिटर्न भरनी होती है 9B में, जो कि बंद है, आपको बोला था मैंने, ठीक है? डिले इन फाइलिंग टीसीएस रिटर्न, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। वैसे तो रिटर्न की लेट फीस हमें कहाँ दे रखी है? सेक्शन 47 में दे रखी है, याद है किसी को? नील रिटर्न होगी तो कितना लगता है, और अदर देन नील रिटर्न होगी तो कितना लगता है? मैक्सिमम 5,000 अंडर सीजीएसटी, ठीक है? नील रिटर्न में 10 रुपए लगते हैं और इसमें 25 रुपए लगते हैं, तो अगर मैं टोटल बोलूं तो और जोड़ दो, सीजीएसटी एजीएसटी का टोटल आ जाएगा, यहाँ 20 रुपए, यहाँ 50 रुपए, ठीक है? और मैक्सिमम, मैक्सिमम लगती है यहाँ 5,000, यहाँ भी 5,000, तो टोटल 10,000। पर ये जो सेक्शन 47 की लेट फीस है, ये जीएसटीआर 8 पे लागू नहीं होती। ये मैंने आपको वहां भी बोला था कि जीएसटीआर 8 जो है वो सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग फाइल होता है, और बाकी के जो जीएसटीआर फाइल होते हैं वो सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग फाइल होता है, ठीक है? तो सेक्शन 47 में जो लेट फीस है वो सेक्शन 39 वाली रिटर्न्स के लिए, तो ये वाली लेट फीस यहाँ लागू नहीं होगी। तो यहाँ क्या लेट फीस होगी? यहाँ कोई लेट फीस नहीं दे रखी। मजे की बात है, सेक्शन 52 में कोई लेट फीस नहीं बता रखी। तो ऐसे केस में हमें एक सेक्शन होता है जीएसटी में, सेक्शन 125, वो होता है जनरल पेनल्टी का, मतलब जहां किसी चीज की पेनल्टी नहीं लिखी हुई, उस कॉन्ट्रावेंशन की अपने आप पेनल्टी क्या हो जाती है? मैक्सिमम 25,000 रुपीज। बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन की पेनल्टी आपके सीजीएसटी एक्ट में नहीं लिख रखी है, तो उसके ऊपर सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगती है, वो होती है मैक्सिमम 25,000 रुपीज। सेक्शन 47 क्यों नहीं लगाया यहाँ पे? सेक्शन 47 इसलिए नहीं लगाया, सेक्शन 47 अप्लाई होता है 39 वाली रिटर्न्स पे, सेक्शन 39 वाली रिटर्न्स पे अप्लाई होता है, जबकि आपका जो जीएसटीआर 8 है वो कौन से सेक्शन के अंडर फाइल हो रहा है? 52 में, इसलिए डिफरेंस है, ठीक है? क्लियर? आगे चलते हैं थोड़ा सा। जो टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा वो सप्लायर के कौन से लेजर अकाउंट में जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो रजिस्ट्रेशन बाय इक्वल लायबल टू कलेक्ट टीसीएस, ये मैं आपको अभी अभी बताया था, इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा हर स्टेट में जहां का सप्लायर है, क्योंकि, है ना, इसको टैक्स जमा कराने में दिक्कत आएगी वरना। तो इक्वल लायबल टू कलेक्ट टीसीएस एज पर सेक्शन 52 shall take registration in each state or union territory where the location of supplier exists, जहां जहां सप्लायर की लोकेशन है। So while taking registration on the eco,
रजिस्ट्रेशन लेते वक्त इको में डिक्लेयर इट्स हेड ऑफिस एज इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन दैट स्टेट यूटी वेयर इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल प्रेजेंस। अब देखो, रजिस्ट्रेशन लेते वक्त आपको एक प्लेस ऑफ बिजनेस देना होता है। मैं बोल रहा हूँ कि अमेजोन का ऑफिस केवल मुंबई में है। अब जब वो राजस्थान में रजिस्ट्रेशन लेगा तो उसमें कौन सा ऑफिस एड्रेस शो करेगा? राजस्थान में रजिस्ट्रेशन के लिए तो राजस्थान का ऑफिस एड्रेस होना चाहिए ना। पर इको वालों को यहाँ पे एक रिलैक्सेशन दे रखा है कि क्योंकि आपको ये रजिस्ट्रेशन जबरदस्ती लेना पड़ रहा है एक तरीके से, तो आपको जब रजिस्ट्रेशन लेते वक्त प्लेस ऑफ बिजनेस पूछा जाएगा तो आप उसमें मुंबई वाला फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी रजिस्ट्रेशन राजस्थान में मान लिया जाएगा। क्लियर? क्लियर है सबको? हाँ जी, ये केवल और केवल टीसीएस रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आता है फॉरेन इको। अगर आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉरेन का हो तो, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ जो अमेजोन है उसका इंडिया में कहीं ऑफिस नहीं है, केस ये वाला ही है जो हमने लिया था। पर इतना सा मैं बोल रहा हूँ कि अमेजोन का कोई इंडिया में ऑफिस नहीं है। अब क्या करें? क्या अब भी इसको टीसीएस कलेक्ट करना है या नहीं करना? हैज टू अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव, ये आपने पढ़ा था, पर ये आपने किस चीज के लिए पढ़ा था? ये आपने पढ़ा था सेक्शन 9(5) के लिए। हो सकता है आपका आंसर सही हो, तुक्का लग गया हो यहाँ पे। आप उसी के बेसिस पे बोल रहे हो ना जो आपने सेक्शन 9(5) पढ़ा था, है ना? तो हो सकता है तुक्का लग गया हो, पर तुक्का लग गया आपका यहाँ पे और आंसर सही हो गया। ऐसा ही होता है कई बार, हम जवाब कुछ और दे रहे होते हैं पर तुक्के लग जाते हैं। तो आप तो 9(5) के अकॉर्डिंग बता रहे हो, यहाँ 9(5) की बात नहीं चल रही ना, यहाँ बात चल रही है टीसीएस की। और 9(5) पे तो टीसीएस लगता ही नहीं है, क्यों नहीं लगता वो अभी देखते हैं हम। तो यहाँ पे अगर टीसीएस कलेक्ट करना है तो फॉरेन ई कॉमर्स ऑपरेटर होगी ना, तो भी सेम प्रोविजन है, उसको भी टीसीएस कलेक्ट करना है। अब बात आ रही है, अगर उसको टीसीएस कलेक्ट करना है तो लाइबल कौन होगा पेमेंट करने के लिए? तो बहुत सिंपल सी बात है, फॉरेनर तो लाइबल होगा नहीं, क्योंकि फॉरेनर को लाइबल कर देंगे तो वो तो जमा कराएगा ही नहीं। तो इसको बोला है आपको एक इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि आपने अभी तुक्का मारा था। क्लियर है सबको? इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो जाएगा। बोलो भैया, क्लियर है क्या आपको? हाँ जी, मुझे तो है, आप भी बता दो। सब बोलेंगे एक बार जोर से? जोर से बोलो, समझ में आया या नहीं आया? प्रेजेंस तो दिखानी पड़ेगी ना आपको अपनी, क्लास ले रहे हो आप, पता ही नहीं लगेगा ऐसे तो मुझे। ये चलो, नेक्स्ट आता है मल्टीपल इको का कंसेप्ट। ये चैप्टर फिनिश ही कर देते हैं हम, 10 मिनट और लगेगी, ठीक है? अदरवाइज ये पेंडिंग रह जाएगा बीच में चैप्टर। ओके, मल्टीपल इको के कंसेप्ट में क्या होता है? मल्टीपल इको क्या होता है? देखो, कई बार ऐसा हो जाता है बीच में, सपोज ये मैं बोल रहा हूँ इको 1 है और ये इको 2 है, मैं दो से ले रहा हूँ, 2 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, कितने भी इको हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सप्लायर है, देखो सप्लायर ने जो टाई अप कर रखा है वो कर रखा है इको नंबर 1 से, मतलब ये इसने अपनी इस वेबसाइट पे डेट गुड्स या सर्विसेज अपलोड कर रखी है। इको 1 ने टाई अप कर रखा है इको 2 से भी टाई अप कर रखा है कि आपके पास कोई कस्टमर आए तो आप हमारे वाले सप्लायर से भी गुड्स या सर्विसेज सेंड करवा सकते हो। और ये है कस्टमर, कस्टमर गया किसकी वेबसाइट पे? इको 2 की वेबसाइट पे गया, इको 2 की वेबसाइट पे इसने ऑर्डर दिया, ठीक है? इसने ऑर्डर दिया तो एज पर टाई अप इसने इको 1 को रेफर कर दिया और इको 1 ने अपने सप्लायर तक ये ऑर्डर पहुंचा दिया। सप्लायर किसको सप्लाई देगा? कस्टमर को, ठीक है? कस्टमर को सप्लाई दी सपोज 1 लाख की, 1 लाख पे जीएसटी भी लिख देता हूं मैं, सपोज आईजीएसटी है यहाँ पे 18,000 का, ठीक है? तो कितना हुआ? 1,18,000। कस्टमर किसको पैसे देगा? इको 2 को देगा 1,18,000। ओके, अब छोटा सा पॉइंट, क्या इको 2 इको 1 को पेमेंट करते वक्त टीसीएस कलेक्ट करे, हाँ या ना? बोलो मुन्ना बोलो। जो नहीं खे रहा है
जो बोल रहा है नहीं करेगा, खतरनाक। खतरनाक नहीं है, ये तो बहुत इजी सा है। हाँ जी। अब लॉजिक समझना, बहुत सिंपल से लॉजिक होते हैं इनके पीछे। ये जो इनवॉइस गया होगा ना, इस इनवॉइस में किसका नाम होगा? इस इनवॉइस पे सप्लायर किसका नाम होगा, मुझे ये बताओ। इसको ए लिमिटेड लिख देते हैं हम, ये इको 1 इको 2 कस्टमर। बोलो, जो सप्लाई का इनवॉइस है उस पे ए लिमिटेड का नाम होगा, मतलब टीसीएस किसका कलेक्ट होना चाहिए? ए लिमिटेड का होना चाहिए। क्या इको 2 के पास ए लिमिटेड की इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। तो इको 2 को बोला है आप रहने दो, आपके बस की बात नहीं है, आप टीसीएस नहीं काट पाओगे यहाँ पे। ठीक है। लाइबिलिटी किस पे छोड़ते हैं? सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूं, लाइबिलिटी उस ई कॉमर्स ऑपरेटर पे आएगी जो सप्लायर को पेमेंट कर रहा होगा। अगेन रिपीट कर देता हूं, लाइबिलिटी उस ई कॉमर्स ऑपरेटर पे आएगी जो सप्लायर को पेमेंट कर रहा होगा। तो इस इको टू को बोला आप रहने दो, आपके पास की बात नहीं है। इको टू, लेट इको टू कलेक्ट द टीसीएस। तो ये जब पेमेंट करेगा तो ये टीसीएस कलेक्ट करेगा, यहाँ पे कितना? यहाँ पे होगा 1000 रुपए का आईजीएसटी। ओके। आईजीएसटी क्यों हुआ, ये लॉजिक में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जो टैक्स इनवॉइस में होगा उसी टैक्स का आपको कलेक्शन करना है। क्या क्लियर है क्या ये पॉइंट? जल्दी जल्दी से अंगूठे दिखाएंगे ना हम थम्स अप वाले, तो जल्दी जल्दी से खत्म हो जाएगा। ओके जी। तो ये हो गया आपका मल्टीपल इको का कंसेप्ट। एक लास्ट इसमें छोटा सा कंसेप्ट दे रखा है, वो है क्लेरिफिकेशन ऑन कलेक्शन ऑफ टीसीएस बाय टी बोर्ड्स ऑफ इंडिया। टी बोर्ड्स ऑफ इंडिया है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, सेलर ऑफ टी आर सेलिंग टी थ्रू टी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सप्लायर हो गया, टी का सेलर तो सप्लायर हो गया, और ये टी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या हो गया? ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्या बोल रहे हैं, इसको भी काटना है कि हाँ जी क्लेरिफिकेशन आया है, इनको भी टीसीएस काटना है। तो बोला है बायर ऑफ टी इज मेकिंग पेमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड अमाउंट टू एन एस्क्रो अकाउंट मेंटेन्ड बाय द टी बोर्ड। तो बायर जो है वो पेमेंट कर रहा है टी बोर्ड को। therefore thereafter the टी बोर्ड pays the टी producers for supply of goods। उसके बाद टी बोर्ड पेमेंट कर रहा है किसको? टी प्रोड्यूसर्स को, एंड टू द ऑक्शनियर फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड बाय देम। ठीक है। सो इट इज क्लैरिफाइड दैट टी बोर्ड विल कलेक्ट टीसीएस एट द रेट ऑफ 1% फ्रॉम seller on the net value of supply of tea and auctioneers on the net value of supply of services, that is brokerage। क्लियर? आगे बात समझ में? तो यहाँ पे इको किसको मान रहे हैं हम? टी बोर्ड को। तो टी बोर्ड दो लोगों के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर का रोल निभा रहा है यहाँ पे। कौन कौन? दो। एक तो जो टी सेलर है वो, और एक जो ऑक्शन कर रहा है ना, इन दोनों के लिए। तो ये सर्विसेज दे रहा है, सॉरी ये गुड सेल कर रहा है, तो इसका टीसीएस भी कलेक्ट करेंगे। ये सर्विस दे रहा है, इसका भी टीसीएस कलेक्ट करेंगे। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल देना है क्या? लो जी एग्जाम्पल दे देते हैं इसका हम। इसका एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहे हैं, ये तो है टी बोर्ड, ठीक है, और ये है टी प्रोड्यूसर। टी प्रोड्यूसर का मतलब जो कि टी बेच रहे हैं, तो इनको आप सप्लायर बोल दो सिंपल सी लैंग्वेज में। ये हो गए सप्लायर। ठीक है। और इधर हो गए आपके कस्टमर जो बायर है। अब एक पॉइंट और आता है यहाँ पे, ऑक्शनियर। जो टी बोर्ड होते हैं वो इन टी की सेल कैसे कर रहे हैं, वो इसके लिए हेल्प ले रहे हैं ऑक्शनियर की। तो इसमें एक पार्टी और है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यहाँ पे दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। देखो, पहला जो टी प्रोड्यूसर है वो तो टी सेल कर रहे हैं, किसके थ्रू सेल कर रहे हैं? वो टी बोर्ड के लिए। तो टी बोर्ड यहाँ पे इनके लिए क्या रोल निभा रहा है? ई कॉमर्स ऑपरेटर का। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, टी बोर्ड इनको ऑर्डर देंगे, ये यहाँ सेल करेंगे, कस्टमर इनको पेमेंट देगा, पेमेंट करते वक्त ये टीसीएस कलेक्ट कर लेंगे। इतना तो समझ में आ गया क्या? एक बार ऑक्शनियर को छोड़ दो, एक बार ऑक्शनियर को छोड़ दो, इतना समझ में आ गया? ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सेम एग्जांपल तो हम देख चुके हैं बार बार। अब मैं बात कर रहा हूँ ये ऑक्शनियर। ऑक्शनियर क्या है? ऑक्शनियर सर्विसेज दे रहा है किसके थ्रू? इको के थ्रू।
आ रही बात समझ में? किसको सर्विसेज दे रहा है? ऑक्शनियर। ऑक्शनियर टी प्रोड्यूसर को सर्विसेज दे रहा है, इसका माल सेल करवा रहा है वो। तो देखो ऑक्शनियर, अब ये वाला हटा रहा हूं मैं, अब चार्ट थोड़ा सा अलग बन जाएगा, घुमा के बनेगा इधर से। ऑक्शनियर सर्विस दे रहा है, तो ये अब की बार ये सप्लायर हो गया, ठीक है, ये सप्लायर हो गया। ये सर्विसेज, इसको ऑर्डर किसने दिया सर्विस देने का? टी बोर्ड ने। और इसने सर्विस दी किसको? इनको, ठीक है। ये पेमेंट किसको करेगा? ऑक्शनियर, टी बोर्ड को, सॉरी, इसने इसको ऑर्डर दिया, टी प्रोड्यूसर पेमेंट करेंगे यहाँ पे टी बोर्ड को, और टी बोर्ड किसको पेमेंट कर देगा? ऑक्शनियर को। और पेमेंट करते वक्त क्या कलेक्ट कर लेगा? टीसीएस, सिंपल। तो एक तरीके से दो ट्रांजेक्शन हो गई यहाँ पे, और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। दोनों को सेपरेटली देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, मिक्स करके देखोगे तो पता नहीं लगेगा कि वो क्यों चार्ज कर रहे हैं। तो इको का जो कंसेप्ट है वो तो गुड्स और सर्विस दोनों पे लागू हो रहा है ना। टीसीएस ऐसा नहीं है कि केवल गुड्स पे काटना है, वो सर्विस पे भी काटना है और गुड्स पे भी काटना है। ओके, चलो एक लास्ट कंसेप्ट और बता दो आप, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर ये ओला है, ओला ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है, ये सप्लायर है गाड़ी वाला, ये आपका गाड़ी वाला हो गया, और ये कस्टमर है जिसको गाड़ी में बैठ के घूमने जाना है। ओके जी, तो सेम आप जानते हो, कस्टमर ओला पे बुकिंग करता है, सप्लायर जाके गाड़ी लेके सब सर्विस देता है, दे दी सर्विस। इसने पेमेंट किया किसको? इसने पेमेंट किया ओला को। सपोज पेमेंट था 10,000 रुपीज प्लस जीएसटी भी लिख देते हैं उसमें 1,800 रुपए का। पहला क्वेश्चन, हु इज द पर्सन लाइबल टू पे टैक्स? टीसीएस को भूल जाओ, टीसीएस को भूल जाओ, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए कौन लाइबल है? बोला, जल्दी बोला। आंसर इज ओला, ठीक है। आपने बोला कि आंसर इज ओला। ओला इज लाइबल टू पे टैक्स, पर्सन लाइबल टू पे टैक्स इज ओला। ओला को टैक्स जमा कराना है भैया, ओला सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा देगी कितना? 1,800। अब मुझे ये बताओ, ओला जब इसको पेमेंट करेगी 10,000 रुपए का, क्या इसमें से टीडीएस काटने का कोई लॉजिक दिख रहा है आपको? क्या आपको कोई लॉजिक दिखाई दे रहा है यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट करने का? नहीं दिख रहा तो बस इतना लॉजिक तो हम भी समझ गए। तो यहाँ पे ऊपर लिखा था, आपको लाइन आपने पढ़ा होगा उस टाइम, एक बार दिखा दूं क्या मैं? एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज कहाँ लिखी थी कि 9(5) पे टीसीएस प्रोविजन लागू नहीं होंगे। ये रही, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ अदर देन सर्विसेज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5). तो 9(5) पे टीसीएस की लाइबिलिटी नहीं आती, उसका विद रीजन लॉजिक आपने चेक कर लिया है। ओके, तो ये चैप्टर इसके साथ खत्म होता है। ये लास्ट वाला जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। वो पेमेंट ऑफ टैक्स का नहीं है, वो मैंने इसलिए यहाँ पे ले लिया क्योंकि ये अगला चैप्टर आपका रिफंड का आएगा, वहां पे काम नहीं करेगा। पर अगर पे डायरेक्ट सप्लायर को किया तो भी टीसीएस नहीं होगा ना। देखो यहाँ पे अगर डायरेक्ट सप्लायर को करेंगे, आपने कहा कि पेमेंट डायरेक्ट सप्लायर को हो रहा है, आपने कहा यहाँ पे पेमेंट डायरेक्ट सप्लायर को हो रहा है, खुद ही सोचो, आप लॉजिक लगाना है आपको। ये अगर इसको पेमेंट कर देता है 11,800 का, तो क्या टीसीएस कलेक्ट होगा? क्या टीसीएस नहीं होगा, बल्कि ये इससे 1,800 रुपए और देने पड़ेंगे, क्योंकि वो टैक्स की लाइबिलिटी तो ओला की है ना, सप्लायर की थोड़ी है, ठीक है। ये तो केवल 10,000 कलेक्ट करने के लिए लाइबल है, एलिजिबल है, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें एक चीज और मैंने नहीं बताई, वो क्या? जब कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, कोई सा भी एक, फर्स्ट वाला ले लेते हैं हम जो हमने लिया था, ये रहा, देखो इस एग्जाम्पल में देखो क्या हो रहा था। इको है, इको ने सर्विसेज दी, सॉरी, सप्लायर ने गुड सेल किए इको के थ्रू। तो ये सारा कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि कस्टमर ने 1,12,000 रुपए दिए और इको ने पेमेंट करते 1,000 रुपए काट लिए, 1,11,000 रुपए दे दिए। अब मुझे ये बताओ, ये इको भी तो कोई सर्विसेज दे रहा है यहाँ पे, इको किसको सर्विस दे रहा है यहाँ पे?
इको यहाँ पे क्या किसी को सर्विस दे रहा है क्या, हाँ या ना? दे रहा है, इको सर्विस दे रहा है ए लिमिटेड को, तो ये उसके लिए एक सर्विस का बिल चार्ज करेगा अलग से। सपोज यहाँ पे 5,000 की सर्विस है, तो 5,000 पे सपोज जीएसटी चार्ज कर लेगा वो 900 रुपए 18% से। तो ये एक सेपरेट ट्रांजेक्शन है, इसका टीसीएस के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये सेपरेट ट्रांजेक्शन है, तो ये 5,900 का बिल बना के देगा ये ए लिमिटेड को, और ए लिमिटेड 5,900 रुपए पेमेंट कर देगा पूरा का पूरा। इसमें टीसीएस का कोई लेना देना नहीं है। आगे ये बात समझ में, ये वाली सेपरेट ट्रांजेक्शन है, इस पे टीसीएस का कोई लेना देना नहीं होगा। अब एक बार थम्स अप कर दो जिस जिसको समझ में आ चुका है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये बोल रहा हूँ सर। पेमेंट करते वक्त वो एक ही बिल में अपनी फीस काट के दे, देखो पेमेंट तो नेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पेमेंट कितना करना था, यहाँ पे समझना बात को, यहाँ इको को पेमेंट करना था 1,11 का, और ये बिल है 5,900 का, तो लेस कर लो 1,11,000 में से माइनस 5,900। हो सकता है वो पेमेंट 1,05,100 का करे, पर वो तो दोनों ट्रांजेक्शन का नेट इफेक्ट है ना। आप दोनों ट्रांजेक्शन को अलग अलग समझो। पेमेंट नेट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, काटा तो उसने वो 1% ही है, 1,000 रुपए कलेक्ट किया ना उसने टीसीएस। तो मैं बोल रहा हूँ आप ये मत बोलना कि इस 5,000 पे भी टीसीएस कलेक्ट करना है अब किसी को, वो कोई लाइबिलिटी नहीं है। हाँ, बिल अलग अलग इश्यू होंगे। यहाँ पे एक बिल तो सप्लायर दे रहा है कस्टमर को जो कि 1,12,000 का है, एक बिल अमेजोन देगा सप्लायर को जो कि 5,900 का होगा। जितना तोड़ लोगे ना, पहले भी मैंने आपको बताया था, जितना तोड़ लोगे ट्रांजेक्शन को, तो दो ट्रांजेक्शन है तो दोनों को अलग अलग स्टडी करो और फिर कोशिश करो दोनों को मर्ज करने की। ठीक है, अंगूठे दिखा दो, तुम्हारे अंगूठे नहीं है अभी तक। जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो फिर आज टीडीएस एंड टीसीएस कंप्लीट हुआ, ये क्लास हम करते हैं अब यहाँ पे एंड। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।